जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जैसे कि संविधान सभा की मांग। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी पॉइंट्स दिए गए एकदम विस्तार से। फिर इसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया, कैसे चुनाव हुए और उसका क्या परिणाम रहा, और जो अंतरिम सरकार बना उसमें कौन कौन मंत्री थे, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। देखिए दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि भारत में संविधान की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं। उन कंपनियों में सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स सफल होते हैं, जो धीरे धीरे भारत को क्या करते हैं, गुलाम बना लेते हैं। वो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसके बाद भारत की सत्ता उनके हाथ में चली जाती है और वो अपने मन मुताबिक भारत का आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्तर पर अत्यंत अधिक शोषण करते हैं। अब देखिए, किसी भी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा शोषित किया जाएगा तो कुछ समय के बाद उसकी आवाज़ आगे आएगी, तो धीरे धीरे आज़ादी की आवाज़ बुलंद होगी। अब आज़ाद कर दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि उनको जितना शोषण करना था वो कर चुके थे। अब भारत के पास अंग्रेजों के दृष्टि से कुछ नहीं बचा था। तो अब भारत को आज़ाद करने के लिए भारत में एक संविधान होना चाहिए, इसलिए संविधान सभा की मांग उठने लगी। अब संविधान सभा की मांग अलग अलग समय पर अलग अलग राजनेताओं ने उठाया, लेकिन इसमें से कुछ प्रमुख नाम जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पेपर में अक्सर प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले जो मांग की थी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग की थी। जो स्वराज विधेयक है, इसमें संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं था। तो इस वजह से पेपर में अगर कभी ऐसा प्रश्न बनेगा कि संविधान सभा का प्रथम मांग किसने किया था, तो वहाँ पे MN रॉय नाम मिलता है। वो कैसे मिलेगा अभी आगे हम लोग देखते हैं। तो जब ये पहली मांग की जाती स्वराज विधेयक में, इसके बाद 1918 में कांग्रेस का 33वां अधिवेशन होता है, इसमें भी स्वराज की मांग की जाती है। जब ये स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया, अब देखिए कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने किया था। अब तर्क चाहे जो लगाया जाए, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत इस पर आया, फिर और कई तरीके से विवाद रहे। कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की देन है, और कुछ ने इसे देश के हित में बताया, कुछ ने अनहित में बताया। वो सब हम लोग इतिहास में चर्चा करेंगे। तो जब ये कांग्रेस ने मांग किया तो ये सीधी सी बात है, ये अंग्रेजों के कान तक बात गई। तो 1919 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट से घोषणा किया गया कि भारतीयों का संविधान इंग्लैंड में बनेगा और अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाएगा। तो देखिए, ये बात भाई किसी भी हद तक भारतीयों को पचने वाली नहीं है कि जैसे आपके लिए नियम कानून बनाया जाएगा और आप उसमें न तो आपका कोई प्रतिनिधित्व होगा और न ही आप उसके बारे में कुछ जानेंगे, तो फिर ये गड़बड़ था। फिर 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाई यंग इंडिया मैगजीन के माध्यम से। इन्होंने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो यंग इंडिया मैगजीन में महात्मा गांधी ने जब ये बात रखी, इसके अगले ही साल 1923 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा की मांग कर दी। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि संविधान सभा गठित किया जाए। ये बात आगे चलती रही, 1934 में पहुंच गई। 1934 में मानवेंद्र नाथ राय, जिन्हें कि MN रॉय के नाम से भी जाना जाते, ये साम्यवादी नेता, मतलब साम्यवादी आंदोलन के नेता थे। इन्होंने औपचारिक मतलब ऑफिशियल तौर पर संविधान सभा की मांग की, और ये मांग इन्होंने जेल से किया था। उस समय जेल में थे, तो वहां से इन्होंने ये मांग रखी कि भारत में संविधान सभा होना चाहिए। इसके बाद 1935 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग, मतलब अब कांग्रेस ने भी ऑफिशियल मांग कर दी संविधान सभा को। मैंने यहाँ पे CA लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन रहा, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पर चर्चा हुई। तो अब अंग्रेजों को दिखने लगा कि भाई अब धीरे धीरे मतलब भारत में ये बात एकदम जोरों पर चल रही है कि संविधान सभा होना चाहिए। और ये सब चल रहा था कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी औपचारिक मांग, मतलब ऑफिशियल तौर पर डिमांड कर दी कि भारतीयों का संविधान सभा होना चाहिए। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू से दो प्रश्न है, अगर कभी अनौपचारिक है, मतलब सबसे पहले कब किया गया था, तो 1933 में इन्होंने अनऑफिशियल तौर पे कांग्रेस सभा की माफ कीजिएगा संविधान सभा की मांग की थी। न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर, पेपर का नाम है न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर, यहाँ से इन्होंने मांग किया था कि भारतीयों का संविधान सभा होना चाहिए, और ऑफिशियल 1938 में किया था। अब नेहरू की मांग पर ब्रिटिश सरकार ने
ध्यान दिया, इस मांग को इन्होंने स्वीकार किया और जिसके परिणाम स्वरूप 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। देखिए अगस्त प्रस्ताव, ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना चाहिए। अगस्त प्रस्ताव में अब क्या हुआ, इसके बाद क्रिप्स मिशन का गठन किया गया। जब क्रिप्स मिशन का गठन किया तो इसमें इस समय ना ब्रिटिश के पीएम थे विंस्टन चर्चिल। ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे और ये चाहते थे कि भारतीयों का अधिक से अधिक शोषण किया जाए, तो इन्होंने क्रिप्स मिशन गठित किया। इसे ड्रॉप्ड डिक्लेरेशन ऑफ वार कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और वेबल, ये 3 लोग थे और एक अध्यक्ष थे क्रिप्स। तो इसमें कुछ बातें रखी गई जिसको मुस्लिम लीग ने क्या किया कि भाई इसे इस प्रस्ताव से अस्वीकार कर दिया। अब अच्छा, इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत की मदद लेना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की मदद लेना, भारत इसमें मदद करेगा, इसके बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और क्रिप्स प्रस्ताव जो था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही लागू होता, तो मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब मुस्लिम लीग ने अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि इनकी मांग ये थी कि भारत के 2 स्वायत्त हिस्सों में हों, मतलब भारत को 2 भागों में बांट दिया जाए और जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा हो। तो मूल समस्या मुस्लिम लीग को यहाँ से पैदा हो रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन में इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद ब्रिटेन में के जो पीएम बने क्लेमेंट एटली बने, ये लेबर पार्टी से थे। इनके विचार विंस्टन चर्चिल से अलग थे। इनके विचार ऐसे थे कि भारत को आज़ाद होने का पूर्ण अधिकार है। जब ये अच्छे विचार के थे, मतलब भारत को आज़ादी देना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैबिनेट मिशन का गठन किया। ये इसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस थे जो उस समय भारत सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर थे नेवल मिनिस्टर थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ट्रेड मिनिस्टर थे। ये 3 लोगों की सदस्य भारत में आई। अब ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और 24 जून 1946 के प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अब देखिए इसमें क्या क्या था। इसका मूल उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन किया जाए, मतलब संविधान सभा का गठन करने के लिए इसे मतलब भेजा गया था। और संविधान लागू न होने तक, मतलब जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक अंतरिम सरकार के द्वारा शासन किया जाएगा, तो इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये बात यहाँ तक ठीक रही, अब सब लोग स्वीकार कर लिए। अब इसके बाद संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसके लिए इलेक्शन, अप्रत्यक्ष इलेक्शन आधार बनाया गया। तो ये इलेक्शन कैसे होना था कि 10 लाख जो जनसंख्या है, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा में शामिल होगा। मतलब 10 लाख आबादी रहेगी, उस 10 लाख आबादी पर एक मेंबर को हम क्या करेंगे, संविधान सभा में शामिल करेंगे। तो उस समय जो जनसंख्या थी लगभग 39 करोड़ के आसपास थी जी, ये जब की बात चल रही। तो इस तरीके से 389 इतने सीट तय किए गए। अब 389 सीट जो तय किए गए, इसमें क्या था, ठीक है, उसका बंटवारा कुछ इस प्रकार था। 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि मतलब जो ब्रिटिशर्स के अधीन थे, इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। 4 कमिश्नरी प्रांत थे, इनका नाम याद रखना, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। और 93 देसी रियासत थे। अब देसी रियासत ये ऐसे क्षेत्र थे जो राजे रजवाड़ों के अधीन थे, इनका चुनाव नहीं होगा। यहाँ से भाई राजा ने जिन प्रतिनिधित्व को भेज दिया वो संविधान सभा का हिस्सा रहेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें देखिए जब 93 का इलेक्शन होगा नहीं तो 292 और 296 का चुनाव होगा। तो 296 सीटों का चुनाव लड़ा गया। अब इस चुनाव में 208 सीट कांग्रेस लाई। अब सीधी सी बात है, सबसे बड़ी पार्टी थी। मुस्लिम लीग दूसरे नंबर पे थे, इनको 73 सीट मिला और 7 सीट अन्य ऐसे छोटे मोटे टर्म से मिले। अब जो ये रिजल्ट आया था, तो इस रिजल्ट से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पेपर में आपको याद मिलेगा, याद रखना चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा सदस्य जो चुनकर आए थे संविधान सभा के लिए, ये यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब जो आज का यूपी है, मतलब हम लोग ऐसे यूपी आगे इसको कहेंगे भी, यहाँ से 55 लोग चुनकर आए थे। मद्रास से 49 प्रतिनिधि चुनकर आए थे। और भारत में कुल 11 ब्रिटिश प्रांत थे। इन 11 ब्रिटिश प्रांत में अगर देखेंगे तो 3 श्रेणी में बांटा गया था। जो श्रेणी ए था उसमें हिंदू प्रांत मतलब शासक थे 6 प्रांत था, श्रेणी बी में मुस्लिम प्रांत थे 3 था, और श्रेणी सी असम और बंगाल था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनकर आए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। क्यों मैंने ये पूरा आपको बताया 11 ब्रिटिश प्रांत, क्योंकि जो श्रेणी सी है इसमें असम और बंगाल है, यहीं से भीमराव अंबेडकर आए थे। और इसमें जो चुनाव हुए थे इसमें कुल 15 महिला सदस्य भी थे, जिसमें से 5 यूनाइटेड प्रोविंस से आई थी और एकमात्र मुस्लिम महिला एजाज बेगम रसूल, ये यूपी से आई थी। ज़रूर याद रखिएगा। ऐसा पूछ सकता है कि संविधान सभा में जो एकमात्र महिला थी, मुस्लिम महिला कहाँ से थी, तो यूनाइटेड प्रोविंस से एजाज बेगम रसूल। एकमात्र दलित महिला थी तक्षयानी बेला योधन, ये मद्रास से आई हुई थी चुन करके। सरोजिनी नायडू बिहार से आई हुई एकमात्र महिला थी, इनका भी नाम याद रखना।
और देसी रियासत से एनी मस्करीनी, ये एकमात्र महिला थी जो त्रावणकोर से चुनकर आई थी देसी रियासतों में, मतलब जो जहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन मतलब जो चुनाव नहीं हुए थे। अब चुनाव से मुस्लिम लीग नाराज़ हो जाता है। अब मुस्लिम लीग नाराज़ इसलिए होता है क्योंकि भाई उसके अनुकूल चीज़ें नहीं चल रही थी। इस नाराज़गी के कारण 16 अगस्त 1946 को ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसे अभी आगे याद रखिएगा। अभी जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे ना तो इसका आपको एक रिजल्ट दिखेगा। अब इसके बाद क्या होता है, मतलब जब इलेक्शन हो जाता है तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है। अंतरिम सरकार का जब गठन किया जाता है तो इसके अध्यक्ष होते हैं वेवेल और उपाध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है, तो अंतरिम सरकार में के मंत्रियों को देखने से पहले कुछ टर्म्स आपको याद रखना चाहिए। देखिए, संविधान सभा में सिंगल मतलब जो कम्युनिस्ट लीडर थे, इकलौते कम्युनिस्ट लीडर थे सोमनाथ लाहिड़ी। एंग्लो इंडियन इकलौते थे फ्रैंक एंथोनी, और पर्शियन लीडर मतलब जो पर्सिया के लीडर थे सिर्फ और सिर्फ पीएच मोदी थे। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी ने 16 सदस्यों का नाम संविधान सभा हेतु दिया था। और कांग्रेस ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब संविधान सभा है या संविधान सभा ही कांग्रेस है, ये ग्रेगविल ऑस्टिन के कथन है। प्रसिद्ध हस्ती जो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, यहाँ से नाम बनता है महात्मा गांधी, ये नहीं थे। जिन्ना, ये भी नहीं थे। जेपी नारायण, ये भी नहीं थे। और तेग बहादुर, ये भी इस संविधान सभा के अंतर्गत नहीं शामिल थे। अब अंतरिम सरकार 1946 में बनती है और इसमें कौन सा मंडल किसे दिया गया ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया और राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले, ये सब विभाग दिए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय, सूचना और एवं प्रसारण मंत्रालय इनके अधीन था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। देखिए, ये अंतरिम सरकार है। इसके बाद जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। CH भाभा को खान, कार्य और ऊर्जा विभाग दिया गया। लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया। अब्दुल रब निस्तार को डाक एवं वायु विभाग दिया गया। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन विभाग। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। चुंदरीगढ़ को वाणिज्य विभाग दिया गया था और गजनफर अली खान को स्वास्थ्य दिया गया विभाग, और जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे इनको विधि दिया गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे जो मंत्री हैं इसमें कुछ पर ऐसे सही का टिक लगाया गया। ये कारण पता है क्या? देखिए, जहाँ पे जो सही का टिक लगा है, ये जो सही चिन्ह वाले मुस्लिम लीग से थे, मतलब मुस्लिम लीग से थे। ये अक्टूबर 1946 में शामिल हुए थे। अब देखिए, यहाँ पे अक्टूबर 1946 में शामिल हुए थे, ये इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने आपको पीछे एक नाम बताया। देखिए, 16 अगस्त 1946 से आपको याद रखना था। कारण क्या है कि इस दिन ना दंगा भड़क गया था बंगाल और बिहार में। जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य आबादी थी वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया, जहाँ पे हिंदू बाहुल्य था वहाँ पर मुस्लिमों पर अत्याचार किया गया। तो इस वजह से ये लोग ना 16 अगस्त को शामिल ही नहीं हुए थे, जो मुस्लिम लीग वाले थे। 5 शामिल होने थे, इन 5 में से कोई नहीं शामिल हुए थे, ये सब अक्टूबर में शामिल हुए थे। तो इसीलिए याद रखना 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और ये जो 5 मुस्लिम लीग से शामिल हुए थे, इसमें जोगेंद्र नाथ मंडल इकलौते हिंदू थे, ये भी आपको याद रखना, इकलौते हिंदू थे। तो दोस्तों, ये आज की क्लास रही, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटी आपका 100% डन हो जाएगा, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। पॉलिटी के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बाकी अगर आप किसी और सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, या प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसका एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा दोस्तों। अगर एप्लीकेशन के माध्यम से अगर किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कूपन कोड के सेक्शन में अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जो कूपन कोड का सेक्शन आएगा, जैसे ही आप लिखेंगे ज्ञान सर, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।